आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन-कौन से फैक्टर हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगा, जिन बच्चों ने नहीं देखी पहले वो देखो, समझो होता क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं हल्का-सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है कि मुझे कितना इक्विटी रेज़ करना है और कितनी लायबिलिटीज़ रेज़ करनी है, यानी मालिक का पैसा कितना लगेगा और लोन कितना लगेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये कौन-कौन से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करेंगे? सबसे पहला हमारा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ बिज़नेस। आपका बिज़नेस का नेचर कैसा है? बिज़नेस अलग-अलग तरह के होते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, जिसमें आप टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, मशीन बनाते हो, इसमें क्या होता है आपको ना स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है। आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है ना वो बहुत लंबी होती है। यानी कि एक कैश को घूम के दोबारा कैश बनने में ना टाइम लगता है। मतलब आज मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी, 3 महीने मैन्युफैक्चरिंग लगी, फिर मैंने उधार पे बेचा, फिर आगे पैसा आया और फिर वो मेरा पैसा दोबारा घूम कर मेरे पास आएगा। उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और इसमें सेल भी ना ऑन सीजन होती है। जैसे मेरा रेफ्रिजरेटर का बिज़नेस है, तो बेसिकली जो बूम आएगा, वो मेरा गर्मियों में आएगा। मेरा फ्रिज का बिज़नेस है, फ्रिज का भी जो बूम आता है, वो ज़्यादातर गर्मियों में आता है। टीवी और भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, ज़्यादातर हम इंडियंस लोग दिवाली पे खरीदते हैं। तो इन सब का एक पीरियड है सेल का, बाकी टाइम खाली बैठे रहना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे को ना ज़्यादा जो बेस्ट है, वो कैपिटल रेज़ करनी चाहिए। क्योंकि कैपिटल पे ना आपको इंटरेस्ट नहीं देना हर मंथ। कमाई हो रही है तो खा लेंगे, नहीं हो रही तो चुपचाप सूखी रोटी खा लेंगे। पर अगर आपने लोन ले रखा है, मतलब आपने डेट रेज़ करा हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हर महीने देना पड़ेगा। तो जिस महीने आप नहीं कमा रहे हो, तब भी आपको इंटरेस्ट देना ही देना है 10%। तो उस समय बड़ी दिक्कत आती है डेट रेज़ करने में। बट अगर आपका गुड्स है कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? आपके बिस्कुट हो गए, फैन हो गए, चिप्स हो गए, जो भी हम डेली यूज़ खाते हैं, टोमेटो केचअप जो आप मानोगे वो कंज्यूमर गुड। फास्ट जो जल्दी-जल्दी बिकते रहते हैं मार्केट में, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो अगर कंज्यूमर गुड्स में क्या है डेली सेल होती है, डेली सामान बिकता है, डेली प्रॉफिट होता है, डेली पैसा आता है आपके पास। तो उस केस में आप डेट को रेज़ कर सकते हो ज़्यादा अच्छा उस केस में डेट रेज़ कर सकते हो, क्योंकि आप फिर हर बार पैसा आता रहता है, यू कैन ईज़िली पे द इंटरेस्ट एवरी मंथ। क्लियर है ये बात? आइए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। सेकंड फैक्टर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी। अगर मेरी छोटी कंपनी है, अगर मेरी स्मॉल कंपनी है और मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला बैंक महाराज मुझे लोन दे दो, मुझे मना कर देगी। क्योंकि अभी भी स्टार्ट हुई ना यार मेरी कंपनी, कौन भरोसा करेगा नई कंपनी के ऊपर, कभी भी पैसा डूब जाए। तो इस केस में आपको डेट या लोन जिसे बोलते हैं, वो मिलने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, तो आपको इक्विटी लेनी पड़ती है, बाय कंडीशन आपको लेनी पड़ती है। बट फॉर अ लार्ज कंपनी, फॉर अ बिग कंपनी, उसको इजीली बैंक लोन दे देता है, तो वो ज्यादा लोन प्रेफर करते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल। देखो, इक्विटी रेज करी, इक्विटी मतलब कैपिटल अगर आपने रेज करी, तो जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं या जितने भी आपके पार्टनर हैं, उनको वोटिंग राइट मिलेगा। मतलब दे कैन वोट द राइट और उनको डिसीजन मेकिंग मिलेगी। भाई मुझे 1 करोड़ रेज करना है, मैंने आपको बोला यार आप मेरे पार्टनर बनोगे, आप पे बहुत पैसा था, आपने मुझे 1 करोड़ रुपए बन गए और आप मेरे पार्टनर बन गए। अब मेरे बिजनेस में जितने डिसीजन होंगे क्या मैं अकेले लूंगा? आप भी मिलके लोगे, क्योंकि आप भी इक्वल के हिस्सेदार हो। वहीं पे अगर मैंने आपसे लोन लिया, मैंने कहा मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो, मैं आपको हर साल 10% उसका इंटरेस्ट देता रहूंगा, मतलब 10 लाख रुपए। अब आप कुछ नहीं बोल सकते। तो अगर मुझे मेरे जो शेयर होल्डर्स है, अगर उनको कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, तो वो डिबेंचर से लोन की तरफ जाएंगे, वो डेट की तरफ जाएंगे, ज्यादा डेट प्रेफर करेंगे। बट अगर आपको कंट्रोल थोड़ा सा लूज करना है, आप इक्विटी की तरफ जाओ। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। अगर मार्केट में डेट सस्ता पड़ रहा है तो डेट ले लेंगे, इक्विटी सस्ता पड़ रहा है तो इक्विटी ले लेंगे। ज्यादातर हमारे को डेट सस्ता पड़ता है। अगर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी 4-5 गुना है जितना मैं कमा रहा हूं, और जितना इंटरेस्ट है उससे 4-5 गुना कमा रहा हूं, तो डेट लेना ज्यादा अच्छा हो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी सिखाऊंगा कि डेट सस्ता क्यों पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाता हूँ व्हाई डेट इज चीपर देन द रीजिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? देखो क्या कहता है,
इफेक्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग ऑन अर्निंग ऑफ पर इक्विटी शेयर। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा डेट रेज करूंगा ना, तो जो भी मेरे इक्विटी शेयर्स है ना, उनको भी फायदा पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? तो मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझाने वाला हूं। सपोज करो दो कंपनी है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। दोनों ही कंपनी ने फाइनेंस रेज करा। इसने क्या करा, इसने सारा पैसा रेज करा शेयर कैपिटल से, 10-10 लाख रुपए दोनों ने रेज करा। इसने शेयर कैपिटल से करा। और जो दूसरी कंपनी थी ना, उसने शेयर कैपिटल भी रेज करी, पर वो सिर्फ 5 लाख करी। और इसने कुछ लोन भी लिया, लोन मान लो 10% लोन लिया, या डेट बोल सकते हो आप, और वो भी 5 लाख करा। तो दोनों के पास कितने कितने रुपए हैं, 5-5 लाख रुपए। ठीक है। अब जितना भी पैसा बटेगा वो शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा। और यहाँ पे एक शेयर होल्डर जो था वो 10 रुपए का एक शेयर था। तो इस केस में मेरी 1 लाख शेयर इशू करे थे 10 रुपए के हिसाब से, 10 लाख का। और कंपनी बी ने 5 लाख शेयर इशू करे थे 5 लाख रुपए के, जिसमें 10 रुपए का एक शेयर था। तो टोटल 50,000 शेयर हो गए। ये 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, और ये भी रुपीज में। फर्स्ट ईयर हमारा प्रॉफिट हुआ, सपोज करो दोनों ही कंपनी का प्रॉफिट हुआ, इसने कमाए 3 लाख और कंपनी बी ने भी कमाए 3 लाख। अब सबसे पहले प्रॉफिट में हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इंटरेस्ट पे करते हैं। कंपनी ए को बताओ क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? नहीं, कंपनी ए को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ए के पास कोई लोन है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, अभी अच्छा लग रहा है। आगे देखो, कंपनी बी को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 5 लाख का लोन लिया है, उसका 10% निकालो, 50,000 रुपए। भाई टोटल 5 लाख रुपए आपने रेज करे है ना, और उसका 10% 50,000 रुपीज। अब ये आ गया मेरा 3 लाख रुपए प्रॉफिट, और ये आ गया 2,50,000। सर ये तो प्रॉफिट कम हो रहा है, इक्विटी शेयर को तो कम मिलेगा। रुको जरा, सब्र करो। टैक्स, टैक्स कौन देगा? गवर्नमेंट, सरकार खाती है 30%। तो अब देखो टैक्स, इसमें गया 90,000 और इसमें गया 2,50,000 का। अगर मैं 30% आपको निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर, 2,50,000 का 30% ये आएगा 75,000। तो 75,000 यहाँ गया टैक्स। तो ये बचा 2,10,000 रुपए। और ये जो बचेगा, ये बचेगा 571 1,75,000। सर एक को तो अभी भी प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उसने इंटरेस्ट नहीं दिया। फिर दोबारा रुको जरा, सब्र करो। अब ये 2,10,000 रुपए कितने लोगों में बटेगा? सर यहाँ पे हमने 10 लाख रुपए शेयर इशू करे हैं, एक शेयर 10 रुपए का है। तो टोटल शेयर होल्डर्स कितने हैं? 1 लाख। तो ये जो 2,10,000 रुपए है, ये 1 लाख लोगों में बटेगा। तो 2,10,000 कमाया, डिवाइड बाय 1 लाख शेयर होल्डर्स। तो हर शेयर होल्डर्स को कितना मिला? 2.1 रुपीज पर शेयर उनको प्रॉफिट मिलेगा। सर दूसरी कंपनी में आते हैं, 1,75,000 कितने शेयर्स में बटेगा? सर इस बार शेयर कैपिटल जो हमने रेज करी हुई है वो 5 लाख रेज करी हुई है। 10 रुपीज का अगर एक शेयर है, तो टोटल शेयर कितने हो गए? 50,000। सर ये 50,000 लोगों में बटेगा। और अगर आप 50,000 लोगों में बांटोगे, देखो 3 जीरो से 3 जीरो गई, इस जीरो से यहाँ पॉइंट आ गया, 5 3 15, 25 बचा, 5 5 25, 3.5 पर शेयर। देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया? 1.4 पर शेयर रुपए का फर्क आ गया। तो इसमें देखो, अगर मैं डेट ज्यादा रेस करता अभी, और अगर रेस करूंगा ना, तो पक्की गारंटी है मेरी, मेरा पर शेयर डिविडेंड बढ़ता रहेगा, पर शेयर लोगों को फायदा होता रहेगा। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आओ इसको एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? The increase in borrowed capital, the effect of debt on the rate of equity is known as trading on equity या leverage effect। जब आप डेट को बढ़ाते हो और उससे आपके शेयर होल्डर्स का पर शेयर डिविडेंड बढ़ता रहता है, उनको फायदा होता रहता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक्सपेक्टेड अर्निंग इन रिलेशन टू इंटरेस्ट चार्जेस। अगर मेरी रिटर्न बहुत अच्छी चल रही है, यानी मैं जितना इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका मैं 3-4 टाइम्स निकाल रहा हूं प्रॉफिट, तो मुझे डेट रेज करना चाहिए। बट अगर मैं पैसा नहीं निकाल पा रहा अपने बिजनेस से, तो मुझे शेयर्स इशू करना चाहिए। अगर बहुत अच्छा निकाल रहा हूं, तो क्यों मैं शेयर इशू करूं? क्यों मैं सब में पैसा बांटता फिरूं? लोन लूंगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट भरता रहूंगा। बट अगर मेरा पैसा बहुत कम आ रहा है,
तो मैं शेयर होल्डर्स को लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पे इतना पैसा नहीं होगा कि मैं अपने डेट को पे कर सकूं। इसके बाद आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। अगर आपके पास कैश रेगुलर आ रहा है, कैश इनफ्लो रेगुलर है ओवर द ईयर, आप डेट रेज कर सकते हो, क्योंकि आप इजीली डेट भी पे कर दोगे और कंपनी के बाकी भी तो खर्चे होते हैं, रेंट देना है, सैलरी देना है, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, रॉ मटेरियल करना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर आप वो सब पे करने के बाद इतना पैसा बचता है कि आप इंटरेस्ट भी पे कर पा रहे हो, तो गो विद द डेट। बट अगर रेगुलर बेसिस पे कैश फ्लो नहीं है, आपका ग्राफ ऐसे चलता है, कभी तो पैसा बहुत आ जाता है, कभी खाली बैठ तो कभी आता है कभी जाता है, तो देखो इंटरेस्ट इन केसेस में तो दे सकते हो, पर जहां इतना प्रॉफिट है, यहाँ इंटरेस्ट कैसे दोगे? अगर ये प्रॉफिट ग्राफ है तो यहाँ पे तो दे दोगे, पर यहाँ नहीं दे पाओगे ना, तो फिर आपको इक्विटी रेज करना चाहिए। एंड द लास्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपकी कंपनी पहले से ही बहुत सारा डेट लेके बैठी हुई है, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा डेट है, तो आपको इक्विटी रेज करनी चाहिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी इक्विटी रेज्ड है, ऑलरेडी पहले से इक्विटी रेज है, तो फिर आपको फ्यूचर में डेट ही रेज करना चाहिए। एक ये भी फैक्टर हो। तो अगर आपको ये सारे फैक्टर समझ आए होंगे जिन्होंने मेरी कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करा है, तो यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। थैंक यू।